नमस्ते दोस्तों। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 55वां सेशन है। हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं और आज दूसरे सूत्र को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम ध्यान के विज्ञान के बारे में आज बात करने जा रहे हैं, द साइंस ऑफ मेडिटेशन। अभी तक पिछले सेशन में हमने मेडिटेशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को जाना। वी लर्न द आर्ट ऑफ मेडिटेशन। हमने मेडिटेशन की स्टेप्स देखी। हमने बहुत अलग अलग तरह के मेडिटेशन देखे, उनके प्रकार देखे, उनको करके देखा। आज हम मेडिटेशन के विज्ञान के बारे में बात करेंगे। ये हम सब अच्छे से जानते हैं कि प्रार्थना में ईश्वर हमें सुनता है और ध्यान में हम ईश्वर को सुनते हैं। परमात्मा की कृपा से हम एक ऐसी जमीन पे पैदा हुए हैं, अधिकतर आप में से जो भारत में पैदा हुए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, जहां बोलचाल की भाषा में ध्यान एक महत्वपूर्ण एलिमेंट रहा है शुरू से। हम जब किसी से मिलके लौटते हैं तो हम कहते हैं ध्यान रखिए, ध्यान बनाए रखिए। जरा जरा सी बातों में, घरों में हम एक दूसरे को कहते हैं ध्यान दो, ध्यान रखिए, ध्यान दो, ध्यान रखना। ये जो ध्यान शब्द है, हमारे पूर्वजों ने इसे हमारी बोलचाल की भाषा तक का एक अंग बनाया। हालांकि हमें ये ध्यान नहीं रहा कि ध्यान शब्द के कितने गहरे मायने हैं, वो बात बिल्कुल अलग है। किंतु ध्यान हमारी बोलचाल की भाषा में आ गया। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई देश या संस्कृति होगी जिसमें ध्यान या उसका कोई पैरेलल शब्द लाइक मेडिटेशन इतनी बार रोजमर्रा में बोला जाता होगा। हम कहते हैं ध्यान नहीं रहा, ध्यान रखना, ध्यान दो, इतनी ज्यादा बार हम इसको यूज करते हैं। तो चलिए अब ध्यान दीजिए ध्यान के विज्ञान पे, कैसे ये ध्यान हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है, कैसे ध्यान शांति को स्थापित करता है। आज हम उसके विज्ञान को समझेंगे। सबसे पहले ध्यान एंड पीस, मेडिटेशन एंड पीस, इस विषय को हम जानेंगे। हमारा जो मस्तिष्क है एक इलेक्ट्रोकेमिकल ऑर्गन है, हम सब अच्छे से जानते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के साथ काम करता है। ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकल चार्जेस से संपर्क करते हैं, ये आप सभी को पता है। ये जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है जो ब्रेन में होती है, इसको वेव से प्रदर्शित किया जाता है। सो व्हेन वी से वेव, इट मींस दैट इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज, इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो दो न्यूरॉन्स के बीच में है, उसको हम वेव से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रदर्शन के रिकॉर्ड को EEG कहते हैं, जो हम लोकल बोलचाल की भाषा में कई बार उपयोग करते हैं। अब ये जो ब्रेन वेव्स होती हैं, ये फ्रीक्वेंसी के आधार पर कई प्रकार की होती है। फ्रीक्वेंसी क्या है, अभी हम उसका आपको चित्र भी बताएंगे। जब ये ब्रेन वेव्स, ऐसे आपने देखा होगा EEG में, इस तरह से जब ब्रेन वेव्स ऊपर नीचे होती है, ये जो नंबर ऑफ टाइम्स वेव्स रिपीट इटसेल्फ इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में वो कितनी बार ऊपर नीचे होगी, इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक, एक सेकेंड में वो कितनी बार ऊपर नीचे, इसी को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। ये ब्रेन वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को बताती है कि अभी हम किस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में है। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होती है, हम अलग अलग कॉन्शियसनेस की स्टेजेस पे आते हैं या जाते हैं। तो कौन सी स्टेजेस हैं कॉन्शियसनेस की, थोड़ा सा इसको हम समझें। जनरल भाषाओं में 5 स्टेजेस वैज्ञानिकों ने आइडेंटिफाई की है। 5 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना की जो अलग अलग, हम जितनी चेतन है हमें, या हम जितना जागृत हैं, उसकी अलग अलग स्टेजेस हैं। तो एक को कहते हैं गामा ब्रेन वेव्स, दूसरे को कहते हैं बीटा ब्रेन वेव्स, तीसरे को कहते हैं अल्फा ब्रेन वेव्स, चौथे को कहते हैं थीटा ब्रेन वेव्स,
और पांचवे को कहते हैं डेल्टा ब्रेन वेव्स। ठीक, हम एक एक करके पहले सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे और उसके बाद हम एक चित्र के माध्यम से भी इसको समझेंगे ताकि जो आपने समझा है और स्थापित हो जाए। गामा ब्रेन वेव्स, हमने बताया फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में कितनी बार ये ऑसिलेशंस होते हैं, हमारा जो ब्रेन है उसमें कितनी तेजी से ये ऊपर नीचे फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की। ठीक, अगर बहुत ज्यादा सिग्नल्स आ रहे हैं इसका मतलब ब्रेन बहुत तेज काम कर रहा है ऑब्वियसली। ठीक, सो गामा की जो फ्रीक्वेंसी है वो 39 to 100 साइकिल्स पर सेकेंड है, इतनी तेज। ठीक, बीटा 13 से 38 साइकिल पर सेकेंड, आप देख पा रहे हैं। अल्फा 8 से 12 साइकिल पर सेकेंड, वन आफ्टर अनदर। फिर 4 से 7 साइकिल पर सेकेंड तो हम उसे थीटा कहते हैं, और 1 से 3 साइकिल पर सेकेंड तो हम उसे कह देंगे डेल्टा ब्रेन वेव्स। तो कितनी बार 1 सेकंड में वो ऊपर नीचे होता है ऑसिलेशन, उसके आधार पे हमने उसके नाम दे दिए। अब आप समझ ही सकते हैं गामा 39 to 100, इसको गामा पहलवान से याद रखिए। ये बहुत तेज दिमाग इसमें फ्लक्चुएट होता है। कई बार लाइफ में कोई ट्रॉमा आता है, कोई एक्सीडेंट हुआ, एकदम से ब्रेन बहुत तेजी से काम करने लगता है। टाइम सीम्स टू स्लो डाउन, एकदम से ऐसा लगता है जैसे समय स्लो हो गया है, क्योंकि ब्रेन हाइपर अलर्ट हो जाता है। कोई काम अगर आप करने में बहुत ज्यादा एनग्रॉस्ड हो गए और आप खुद की भी सुध खो बैठे, वो भी गामा में ही है, एकदम से आप लगे हुए हैं। इस समय कई बार आपकी प्रोडक्टिविटी भी हाईएस्ट होती है, क्योंकि दिमाग इस समय एक्सट्रीम तेज काम करता है। ठीक, पर इसलिए एग्जॉस्ट भी बहुत जल्दी होता है। सो गामा 39 to 100 साइकिल्स पर सेकेंड, दिस इज कॉल्ड गामा ब्रेन वेव्स। देन कम्स बीटा ब्रेन वेव्स, 13 से 38। नॉर्मल अभी जब आप हमारा सेशन सुन रहे हैं यही आपकी ब्रेन वेव होगी। नॉर्मली जनरली 14 रहती है। अगर हम नॉर्मल व्यक्ति हैं, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता, बात बात में बहुत ज्यादा इरिटेट नहीं होते, नॉर्मली गुस्सा आता है, नॉर्मली इरिटेट होते हैं, तो 14 आप मान लें बीटा। ठीक, ये जागृत अवस्था है, कॉन्शियस जगत प्रपंच के दौरान दिन भर यही चलती रहती है। हालांकि कभी आपके ऑफिस का कोई व्यक्ति आके अगर आपको चिढ़ा दे, इरिटेट कर दे, तो जरूर ये 38 तक पहुंच जाती है। तो 13 से 38 के बीच में इसका ऑसिलेशन चलता रहता है पर सेकेंड। यह है बीटा। सामान्यतः सामान्य व्यक्ति के दिमाग में यही ब्रेन वेव चलती होती है। फिर आती है अल्फा, ये 8 से 12 ऑसिलेशन। अब देखिए स्लो हो रहा है, ये रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड है। जब आप किसी को कहते हैं मैं रिलैक्स्ड हूं, इसका मतलब आप ये कहते हैं दिमाग अभी अल्फा पे है। मेडिटेशन जब आप करते हैं तो दिमाग स्वतः अल्फा पे आने लगता है। जब आप सोने जाते हैं तो दिमाग अल्फा पे आने जाता है। कोई आपको हिप्नोटाइज कर दे तो दिमाग अल्फा पे आ जाता है। ठीक, इस समय आप लर्निंग के लिए बहुत तैयार होते हैं, क्योंकि दिमाग बिल्कुल शांत होता है, जो सीखोगे रजिस्टर हो जाएगा। ठीक, इसमें ये सबसे हेल्दीएस्ट ब्रेन वेव है। आपको जान के प्रसन्नता होगी कि बच्चों की यही होती है अल्फा बाय डिफॉल्ट। देखिए परमात्मा की सेटिंग कितनी जबरदस्त, अल्फा ब्रेन वेव्स। मेडिटेटिव होते हैं, हर बच्चा बाय बर्थ मेडिटेटर है, अगर हम लोग उसे डिस्टर्ब ना करें तो। जैसे बच्चा सारे आसन कर सकता है, वैसे ही बच्चा बाय बर्थ मेडिटेटिव, वो चाइल्ड सेंट है, अगर हम उसे एडल्टरेट ना करें तो। ठीक, उससे सीखने की बहुत सारी चीजें, पर हम अपनी भय, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी लिमिटेड लर्निंग्स उसको थोप देते हैं। और जैसे जैसे बच्चा टीन जाता है, एडल्ट होता है, तो वो भी फिर फाइनली हम लोगों की तरफ बीटा में आ जाता है। ठीक है, बीटा ब्रेन वेव्स पास। देन इज थीटा, 4 to 7 वेरी स्लो ब्रेन वेव्स। जब आप एक जैसे डे ड्रीमिंग है, बिल्कुल शांत से बैठे हैं, या आप सो गए हैं, आप सपना देख रहे हैं, सपने के समय थीटा ही होता है। दिन में भी अगर आप एक ट्रांस में कुछ ध्यान में कहीं चले गए तो भी थीटा है। रात को आप सपना देख रहे हैं, थीटा है। क्रिएटिविटी इसमें बहुत हाईएस्ट होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कई वैज्ञानिकों को, कई लोगों को, जब वो कुछ जैसे नहा रहे थे, एक तरह के एक ट्रांस में थे, और अचानक यूरेका यूरेका जैसा आर्किमिडीज के साथ हुआ और नग्न ही दौड़ गए।
इस समय क्रिएटिविटी बहुत हाई होती है। सपने में कई बार गणित के कुछ फॉर्मूले आ जाते थे रामानुजन को। ऐसे कई लोग इस तरह से जो थीटा ब्रेन वेव है, जब हम एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, जब हमारी सटल बॉडी ट्रेवल करती है पूरी ब्रह्मांड में, वो थीटा ब्रेन वेव्स होती है। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, वो आवाजें भी सुनाई दे देती हैं कई बार, जो आवाजें हमारे ऑडियो स्पेक्ट्रम में नहीं है। वो दृश्य भी दिखने लगते हैं कई बार, जो हमारे विजुअल स्पेक्ट्रम में नहीं है। वो तापमान हम महसूस कर पाते हैं। हर कुछ जो एक्स्ट्रा सेंसरी है, वो सब इसी स्टेट ऑफ माइंड में आता है। थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है स्टेट ऑफ माइंड में अगर व्यक्ति रहे लंबे समय। ये बहुत पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है। इसमें ना हम खुद को जज करते हैं, ना दूसरों को। कोई गिल्ट नहीं होता है इसमें। बहुत शांत जीवन। कई बार दिन भर में ऐसी स्टेट ऑफ माइंड हमारे आती भी है। कई बार हम ब्रश कर रहे होते हैं, हाथ खड़ा कीजिएगा अगर आपको ऐसा आया हो। कई बार हम ब्रश कर रहे होते हैं और अचानक पता नहीं क्या सोचने लगते हैं, फिर एकदम से दिमाग ऐसे होता है, फिर एकदम से याद वापस प्रेजेंट में आते हैं। पर उस पल क्या सोचा वो नहीं पता। वो एक पल के लिए एक ट्रांस आया। ठीक, कुछ रूटीन काम कर रहे हैं, कुछ भी, लाइक फॉर एग्जांपल चिड़ियाओं की चहचहाहट सुनते सुनते अचानक कहीं जीरो में दिमाग चला गया, फिर एकदम से वापस आया। घड़ी की टिक टिक में एकदम से दिमाग चला गया। कई बार सडनली हम जीरो में जाते हैं। दैट इज थीटा। लास्ट इज डेल्टा। 1 to 3 लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड है। डीप स्लीप, ड्रीमलेस स्लीप में जब कोई व्यक्ति होता है, जब कोई सपना नहीं आ रहा, तब अगर आप उसका चेक करेंगे ब्रेन वेव्स, तो ब्रेन वेव्स डेल्टा होगी। स्मॉल बेबीज, बिल्कुल जब बच्चे पैदा होते हैं, आपने देखा हो दिन भर सोते रहते हैं, इन बच्चों की जो ब्रेन वेव्स होती है वो डेल्टा ब्रेन वेव ही होती है। सो ये जो 5 ब्रेन वेव है, इसी में हमारा जिंदगी चलता है अलग अलग समय। अगर हम जागृत है तो हम बीटा या अल्फा में होते हैं। अगर हम सपना देख रहे होते हैं तो हम थीटा में होते हैं। और हम डीप स्लीप में हो जाते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि हम इन्हीं सब ब्रेन वेव्स को जरा हम और बेहतर समझें। तो हमने ये देखा कि गामा, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा, ये 5 ब्रेन वेव्स हैं। आप देख सकते हैं पर सेकंड ये किस तरह से फ्लक्चुएट करते हैं। ठीक, अब जब कोई भी व्यक्ति मेडिटेट करता है तो उसके थॉट्स कुछ इस तरह से शुरू होते हैं। जरा देखें, जनरली अभी जब आप हमारी बात सुन रहे हैं, 6 से 7 विचार एक आम व्यक्ति के दिमाग में प्रति मिनट चलते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। अभी भी आपके दिमाग में, अगर आप बहुत ध्यान से हमारी बात नहीं सुन रहे, तो कई विचार आते होंगे। ठीक, फिर धीरे धीरे आप ध्यान करना शुरू करते हैं, मेडिटेशन शुरू करते हैं। तो जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं तो ये कम होने लगते हैं, ये अल्फा में आने लगते हैं। अल्फा में 1 या 2 विचार प्रति मिनट आते हैं। आपका दिमाग बहुत शांत होने लगता है। ये थीटा में चले जाते हैं, 1 विचार 1 मिनट में। याद कीजिए, हमने पढ़ा भी है पहले, 1 thought at a time, completely focused, single pointedness, थीटा। 1 विचार है और पूरे मिनट तक बस वही विचार के अलावा कुछ नहीं। फिर ये 0 हो जाता है, समाधि, डेल्टा। ये समाधि की ब्रेन वेव हो सकती है। अब जब आप मेडिटेशन का जोन देखेंगे तो ये है जोन ऑफ मेडिटेशन। जब व्यक्ति मेडिटेट करना चालू करता है तो उसका दिमाग अपने आप शांत होने लगता है, पीसफुल, बहुत कंफर्टेबल। जनरली जब व्यक्ति पैदा होता है तो जनरली जैसे हमने बताया, छोटे बच्चे, इन्फेंट्स, डेल्टा में ही होते हैं। 3-4 साल के होते हैं, थीटा ब्रेन वेव होने लगती है। 7-8 साल तक भी अल्फा ही रहती है। इसलिए बच्चे देखिए कितने सरअधे होते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं सोचते। धीरे धीरे अब ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ने लगती है और टीन एज और उसके बाद फिर ये गामा बीटा में शुरू हो जाते हैं। सो इस तरह से धीरे धीरे हमारी एज के साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। ये एक जनरल थॉट है। व्यक्तियों के जीवन में अलग अलग उम्र में अलग अलग ऑसिलेशंस हो सकते हैं। ठीक, और अलग अलग देशों में कई जगह 14 साल मैच्योर की तरह एज है, कई जगह 14 साल बालिग एज नहीं है। तो डिपेंड भी करता है। 14 साल के बच्चे को कई जगह
खुद अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, कई जगह उसको इतनी जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। ये सब चीजें भी ब्रेन वेव पर असर डालती हैं। ठीक, स्टेट क्या रहती है? गामा और बीटा जागृत है, कॉन्शियस। जब आप सपना देखते हैं तो ये जनरली अल्फा और थीटा के बीच में ये सब सपना और ये सब चीजें शुरू होती हैं। ठीक, और सबकॉन्शियस है ये। और जब आप डीप स्लीप में होते हैं तो ये डेल्टा है, अनकॉन्शियस, डीप स्लीप। सो इस तरह से मेडिटेशन हमारे दिमाग को शांत करना शुरू कर देता है। वी रिमेन वेरी पीसफुल इन वॉट एवर वी डू। हम जो भी करें हम उसमें बहुत पीसफुल रहते हैं। दिस इज द फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिटेशन। जितने भी मेडिटेटर्स हैं, अगर आप उनकी ब्रेनवेव चेक करेंगे तो you'll find alpha, theta, and this is how they become more peaceful. So the first contribution that meditation bring to us is, कुछ और ये करे ना करे, it makes you very peaceful. ये आपको बिल्कुल पीसफुल करता है, और इसी पीस के कारण आप अपने जीवन के निर्णयों को और बेहतर से ले पाते हैं. You become better in taking decisions of life. Fine. Now we'll go to the another aspect of meditation. Second is called the Schumann response. What is Schumann response? एक बहुत अच्छी और वैज्ञानिक थ्योरी है जिसने ये आइडेंटिफाई किया कि ह्यूमन जो सिस्टम है बाय डिफॉल्ट 7.8 साइकिल्स पर सेकंड पे वाइब्रेट करता है. हम लोग 7.8 साइकिल पर सेकंड वाइब्रेट करते हैं. दिस इज आवर बाय डिफॉल्ट वाइब्रेशन. याद कीजिए 7.8 इसका मतलब अल्फा. बाय डिफॉल्ट हमारा वाइब्रेशन है अल्फा. और आपको जान के खुशी होगी कि पूरी धरती भी 8 साइकिल्स पर सेकंड पे ही वाइब्रेट करती है. इसका मतलब इंसान और धरती बाय डिफॉल्ट यदि डिस्टर्ब न किया जाए तो इसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं. जो हमारा नर्वस सिस्टम है, सारे लाइफ फॉर्म्स का, इस धरती पे जितने जीव हैं, सबका नर्वस सिस्टम 8 साइकिल्स पर सेकंड पे ही वाइब्रेट करता है. यह फ्रीक्वेंसी है ब्रेन वेव्स की, पूरी दुनिया भर के जानवरों की डिफॉल्ट अल्फा. अब मेडिटेशन इस फ्रीक्वेंसी को अश्योर करता है. जो मेडिटेट करेगा वो इसी फ्रीक्वेंसी पर रहे. पर चूंकि हमने अपने लिए बहुत सारे तनाव क्रिएट कर लिए हैं, तो क्या होना शुरू होता है, हम अल्फा से बीटा फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हैं. और जैसे हम बीटा फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हम रेजोनेट नहीं करते धरती की फ्रीक्वेंसी पे. अब आप कल्पना कीजिए, एक क्षण आप हमें दीजिए प्लीज. हाँ जी, हमें खेद है, पावर कट हुआ. सो हम जब बीटा फ्रीक्वेंसी पे होते हैं तो हम धरती की फ्रीक्वेंसी से अलग रेजोनेट करते हैं. अब जब हम अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं और पूरी धरती अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, अब आप सोचिए, इससे अपने आप स्वतः हमारे सिस्टम में तनाव आना शुरू होता है. यही कारण है कि हमारी हेल्थ गिरती है. तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम उसी फ्रीक्वेंसी पे रहे जिस फ्रीक्वेंसी पे ये पूरी अर्थ है, पूरी धरती है. और मेडिटेशन हमें उस फ्रीक्वेंसी पे लेके जाता है. आप उस फ्रीक्वेंसी से अगर हायर पे वाइब्रेट करेंगे तो आप अपनी उम्र कम करेंगे, आप तनाव अपने लिए बढ़ाएंगे. इस फ्रीक्वेंसी पर जब आप 8 फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं तो बॉडी रिजुनेट करती है, यू फील फ्रेश. साइंस ने बताया है कि आपके जो सेल होते हैं इनका रीजनरेशन जल्दी होने लगता है अगर आप 8 फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं. आपकी ब्रेन वेव्स
हमारी याददाश्त मजबूत होती है, हम तनाव को बेहतर डील कर पाते हैं और हम ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। इट इज कॉल्ड शूमान, इट इज कॉल्ड शूमान फ्रीक्वेंसी। क्योंकि जब इसको आइडेंटिफाई किया गया तो ये पाया गया कि सारी जगत इसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, और ये पाया गया कि मेडिटेशन हमें मदद करता है इस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने में। सो दिस इज कॉल्ड शूमान रेजोनेंस। निकोला टेस्ला ने कहा भी है, द एंटायर बायोलॉजिकल सिस्टम, द ब्रेन एंड द अर्थ इटसेल्फ वर्क ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी। हम सब एक ही फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, 7.83। जैसे रेडियो मिर्ची की एक फ्रीक्वेंसी है, अगर आप उस पे सेट करेंगे तो वो आपको सुनाई देगा, नहीं सेट करेंगे तो नहीं सुनाई देगा, वो आपको खरखर सुनाई देने लगेगी। ये धरती की फ्रीक्वेंसी, इस पे सेट कीजिए, तब आपको संगीत सुनाई देगा जीवन का। और उसको सेट करने का रास्ता है मेडिटेशन। वो हमें धरती की फ्रीक्वेंसी पे सेट करता है, और जैसे ही हम इस पूरी कायनात की फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट करने लगते हैं, अपने आप हमें शांति महसूस होती है, बिकॉज हम प्रकृति के विरुद्ध नहीं, प्रकृति के साथ खड़े होते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट, ये दूसरा इंपैक्ट है मेडिटेशन का। थर्ड इंपैक्ट ऑफ मेडिटेशन, अब हम बात करेंगे मेडिटेशन का इंपैक्ट ऑन आवर नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम पे मेडिटेशन का किस प्रकार इंपैक्ट होता है, हम उस पे बात करेंगे। ये सब हम अच्छे से जानते हैं दैट बॉडी एज एन ऑर्गन, जो हमारा पूरा शरीर है, वो एक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर को होल्ड करने के लिए मदद करता है। तो थोड़ा सा इसको हम समझ लें। आप सब ऑलरेडी जानते हैं, पहले हमने चर्चा की है, प्रसंगवश फिर से आपको बताएं। जब भी हम किसी सिचुएशन का सामना करते हैं, whenever we see any situation, तो पूरी जो जानकारी आती है ये हमारे थैलेमस, हाइपोथैलेमस में जाती है। ब्रेन में एक पार्ट है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। आपने आंख से क्या देखा, कान से क्या सुना, हर जानकारी जो आपको मिल रही है, त्वचा की आपको जो भी जानकारी मिल रही है, गर्मी है, ठंड है, जो भी कुछ है, ये जानकारी आपको मिलती है और ये जानकारी पहुंचती है हाइपोथैलेमस पे। ठीक, जब हाइपोथैलेमस पे जानकारी पहुंचती है तो यहां से ये जानकारी ब्रेन के दो हिस्सों में जाती है। एक हिस्से को कहते हैं एमिगडाला, दूसरे हिस्से को कहते हैं पीएफसी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। जनरली एमिगडाला को ही लोकल भाषा में मन कहा जाता है, और पीएफसी को लोकल भाषा में बुद्धि कहा जाता है। ठीक, सो एमिगडाला को मन क्यों कहा जाता है? एमिगडाला एंशिएंट ब्रेन है, इट इज लेजर्ट ब्रेन। जब हम छिपकली थे उस जमाने का ब्रेन है, रेप्टाइल ब्रेन है, 100 मिलियन साल से भी पुराना ब्रेन है। ठीक, ये लेजर्ट ब्रेन। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स विजार्ड ब्रेन है, इंटेलेक्चुअल ब्रेन है, मॉडर्न ब्रेन है, थिंकिंग ब्रेन है। आपके आसपास ऐसे कोई व्यक्ति को आप जानते हैं जिसको गुस्सा बहुत आता है? हाथ खड़ा करें इफ यू नो। ठीक, आपको आसपास ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है जो रिएक्टिव बहुत है, गुस्सा ना भी करे, हमेशा हड़बड़ी में रहता है? आपके आसपास ऐसे किसी व्यक्ति को आप जानते हैं जो डिसीजन आसानी से नहीं ले पाता? आपके आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो एकदम से बहुत जल्दी परेशान हो जाता है? ये सब वो व्यक्ति हैं जिनका अगर आप ब्रेन स्कैन करेंगे तो आपको एमिगडाला एक्टिवेटेड मिलेगा। तो क्या होता है, कोई भी घटना आपके सामने आई, ठीक, अब आपका ब्रेन, जैसे मान लीजिए आप कहीं ट्रेन से जा रहे हैं, आप ट्रेन से उतरे और आपकी ट्रेन छूट गई। बाय चांस, ऐसा कभी ना हो आपके साथ, पर जैसे ही आपकी ट्रेन छूटी, अब एकदम से एक सिचुएशन आपके सामने आई। अब एमिगडाला एकदम से एक्टिवेट होगा। एमिगडाला क्या है? रेप्टाइल ब्रेन, खतरा भांपते ही एक्टिवेट होता है। जानवरों में यही सबसे पावरफुल होता है, इसलिए जरा सी आहट पे जानवर रिएक्ट करते हैं, कुत्ते भौंकने लगते हैं। हम भी जब जानवर थे हम यही करते थे। ये तब का ब्रेन है, 3 माइक्रो सेकंड में रिएक्ट करता है। शेर सामने आएगा तो 3 माइक्रो सेकंड में रिएक्ट करना ही पड़ेगा। मान लीजिए आप ये हमारा सेशन अटेंड कर रहे हैं, ठीक, अचानक ऊपर से एक छिपकली गिरती है हमारे कंधे पे, एकदम से ऐसे आपको दिखती है लाइव, 1 सेकंड में आपका एमिगडाला एक्टिवेट होगा। अब एकदम से आप उछल जाएंगे देख के,
हमने पहले सोचा भी था एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं, पर चूंकि ऑडियंस हमारे सामने नहीं है और सबके हृदय अलग अलग तरह से बीट करते हैं, तो आई डोंट वांट टू गिव अ बिग शॉक टू एनीबडी। अदरवाइज आई थॉट ऑफ प्लांटिंग नकली छिपकली टू फॉल ऑन मी टू शो यू हाउ एमिगडाला एक्टिवेट्स 3 microseconds। इट्स अ टैक्टिकल ब्रेन। ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। ब्रेन में जितनी मेमोरी है, जैसे ही वो पैटर्न आता है, जैसे किसी ने आपको वो शब्द कहे जो शब्द आपको बहुत साल पहले किसी ने कहे थे, तो आप एकदम से रिएक्ट करेंगे। ठीक, ट्रिगर हो जाती है कोई बात। आप में से कई लोगों को ट्रिगर होती है कुछ बात, कोई बात कोई कह देता और एकदम से ट्रिगर हो जाती है, क्योंकि ये बात मुझे बिल्कुल, मैं सहन ही नहीं कर सकता कोई मुझे इस तरह से बिहेव करे, क्योंकि ऐसा मुझे पहले ट्रीट किया जा चुका है। सो ये सब पुरानी मेमोरी से निकालता है एमिगडाला, और उसके हिसाब से पैटर्न देखता है और एकदम से रिएक्ट करता है। और जैसे रिएक्ट करता है, एमिगडाला सारी ऑक्सीजन, सारी एनर्जी अपने पास खींच लेता है और बिल्कुल भी एनर्जी नहीं जाने देता, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं जाने देता पीएफसी पे, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ। इसी को मॉडर्न साइंस कहता है इमोशनल हाईजैक। तो क्या होता है, हमारा इमोशनल हाईजैक हो जाता है। अब हमें समझ में ही नहीं आता हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। एकदम से गुस्से में आ जाएंगे, चिल्लाने लगेंगे, चीजें फेंक देंगे, घबरा जाएंगे, इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। कैसे? क्योंकि एमिगडाला एक्टिवेट होगा, और एमिगडाला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब फ्लाइट, फ्रीज और फाइट। भागो, लड़ो, या फिर एकदम से हम फ्रीज हो जाते हैं, हम हिल तक नहीं पाते। हमें नहीं पता आप में से किसी का कभी एक्सीडेंट हुआ हो। जिन लोगों का एक्सीडेंट होता है, भगवान ना करे कभी ऐसा आपको अनुभव हो, एकदम से मान लीजिए आपसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप और आप एकदम से घबराए हुए हैं, आपके पैर ऐसे कांपने लगते हैं, आपका पैर हिलता तक नहीं है, फ्रीज हो जाता है। ये एमिगडाला करता है। कई बार खतरे में आप एकदम से भागते हैं, ये एमिगडाला करता है। ठीक, और आप एकदम से गुस्से में आके मारते हैं, ये भी एमिगडाला करता है। तो एमिगडाला हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। जब हम जानवर थे तब तो बहुत जरूरी था, पर अब हम जानवर नहीं बचे। पर अभी भी बाय डिफॉल्ट एमिगडाला ही पहले एक्टिवेट हो जाता है, 3 microseconds। पीएफसी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, 300 माइक्रोसेकंड में रिस्पॉन्स करता है। वो सोचता है, कंप्यूटिंग करता है, इवेल्युएशन करता है, एल्गोरिदम लगाता है, डिसीजन मेकिंग करता है, इंटेलेक्चुअल ब्रेन है। तो अगर कोई भी सिचुएशन आई, किसी ने आपको अपशब्द बोले, तो होगा क्या हमारे ब्रेन में? हमारे ब्रेन में एकदम से पल्पेशन, एमिगडाला एक्टिवेट होगा और इमोशनल हाईजैक हो जाएगा, और हम चिल्लाने लगेंगे, नाराज हो जाएंगे, गुस्से हो जाएंगे, आंखें चौड़ी कर लेंगे, अंदर बीपी बढ़ा लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये सब कर ही देगा। ठीक, पर भगवान बुद्ध के साथ क्या होगा? उनका ऑक्सीजन का फ्लो पीएफसी की तरफ जाएगा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ जाएगा। वो उन कटु शब्द को सुनकर भी बिल्कुल 300 माइक्रोसेकंड शांत रहेंगे। उसके बाद ही विल डिसाइड व्हाट टू रिस्पॉन्ड, वेदर टू स्पीक और नॉट, एंड ही विल लीव फ्रॉम द सिचुएशन। सो दिस इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। फाइन। कई बार एमिगडाला में गड़बड़ क्या होती है? कई बार हमारा मैचिंग, एमिगडाला बिहेवियर में प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम, हमारा जो मैचिंग एल्गोरिदम है कि मुझसे कोई ऐसे बात करेगा तो मैं सहन नहीं कर सकता। ठीक, पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ। ये जो मैचिंग एल्गोरिथम है, ये गलत भी तो हो सकता है। दो चीजें एक जैसी लग सकती हैं, बिल्कुल एक जैसी नहीं होती ना कई बार। ठीक, किसी व्यक्ति ने आपको बोला कि आप अच्छे नहीं दिख रहे आज, ठीक है, या फिर किसी व्यक्ति ने बोला कि यार यू आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर। वो आपका भला भी चाह सकता है, पर आपको पहले 3 साल पहले अक्सर यही शब्द बोला गया था, तो ये शब्द सुनते ही आपको गुस्सा आ जाता है। अब ये व्यक्ति जो अभी बोल रहा है, ये प्रेमवश आपके सुधार के लिए बोल रहा है। उसने जो बोला था, उसने आपको इरिटेट करने के लिए बोला था, क्रिटिसाइज करने के लिए बोला था, पर एमिगडाला ये नहीं समझ पाता। एमिगडाला तो उन शब्दों को ही ट्रिगर कर लेता है। कैन यू रिलेट विथ इट? फाइन। सो द पॉइंट इज, एमिगडाला किसी भी सिचुएशन को, कई बार एल्गोरिदम गलत हो जाता है। दूसरा, स्ट्रैटेजी जो हम चूज करते हैं वो भी गलत हो सकती है। अगर एमिगडाला एक्टिवेट हुआ तो हम मुंह बंद रखें या कुछ बोलें, कई बार हम स्ट्रैटेजी गलत चुनते हैं, हम अपशब्द बोल देते हैं। कई बार एक गड़बड़ और होती है,
एमिगडाला ये नहीं समझ पाता कि ये रियल थ्रेट है कि परसीव्ड थ्रेट है। खतरा परसीव्ड भी तो हो सकता है। आप मनी मन सोच रहे हैं कि व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि उसने मुझे मेरा फोन नहीं उठाया या जो भी कुछ बात है, मैंने इतनी बार फोन लगाया और उसने मुझे फोन नहीं उठाया, इसका मतलब आई एम अनवांटेड इन द रिलेशनशिप। फाइन। और एमिगडाला एकदम से एक्टिवेटेड हो गया एंड मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक। एकदम से इमोशनल हाईजैक हो गया। तो ये परसीव्ड थ्रेट है, वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में वो व्यक्ति हो सकता है खुद परेशान रहा हो। सो द पॉइंट इज, एकदम से हाईजैक जब होता है तो हम गलत विचारधारा में चले जाते हैं। ठीक है। तो इस कारण मेडिटेटर्स के साथ क्या होता है, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में यहां ध्यान लगाया जाता है। जब भी आप मेडिटेशन करेंगे, आपका ध्यान जब आप यहां लगाएंगे, धीरे धीरे स्वतः ही आप किसी भी सिचुएशन में जाएंगे, सेंसेशन आपको यहां महसूस होगा। महसूस ना भी हो, कम से कम आपका एमिगडाला एक्टिवेट नहीं होगा। आप रिलेटिवली इन दैट गिवन सिचुएशन आप शांत रहेंगे। दूसरा व्यक्ति उसी सिचुएशन में रिएक्ट करेगा और आप उसी सिचुएशन में बिल्कुल शांत रहेंगे। एंड इसी को जब आप उसी सिचुएशन में बिल्कुल शांत रहते हैं, तो दिस इज वेयर इज द एमिगडाला एंड दिस इज वेयर इज द वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और वो है थैलेमस, जहां जानकारी आती है बाहर से और फिर वो इन दोनों जगह जाती है। अब कौन सा रूट लेगा आपका ब्रेन, ये वाला रूट लेगा तुरंत इस तरफ की तरफ, या फिर ये वाला रूट लेगा, ये डिपेंड करता है ये वाला रूट या ये वाला। अगर आप मेडिटेटर हैं तो वीएमपीएफसी की तरफ जाएगा। ठीक। अगर आप नॉन मेडिटेटर हैं तो वो अलग रूट लेगा। सो दिस इज हाउ, यहां से या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। अब आप समझ पाएंगे इससे क्यों कुछ लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, कुछ लोगों को नहीं आता। द रीजन इज दिस। फाइन। एंड इसी कारण जिन लोगों को गुस्सा आता है उनको लगता है कि गुस्सा होना स्वाभाविक है, और जिनको नहीं आता उनको लगता है कि शांत रहना भी उतना ही स्वाभाविक है। तीसरा इफेक्ट मेडिटेशन का, अब हम बात करेंगे मेडिटेशन एंड रेजिलियंस। रेजिलियंस पे क्या असर पड़ता है। चौथा इफेक्ट, हमारी प्रतिरोधक क्षमता पे क्या असर पड़ता है। ठीक। तो जैसा हम समझ चुके हैं कि मेडिटेशन क्या करता है, वीएमपीएफसी को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है। तो एक रिसर्च की गई कि लोगों को क्या किया गया, एक बिल्कुल वो आंखों पे 3D चश्मा लगा लोगों के सिमुलेशन क्रिएट किया गया और एकदम से कुत्ते उनके पीछे दौड़ रहे हैं ऐसा उन्हें दिखाया गया। अब जब आप एकदम से देखेंगे कुत्ते दौड़ रहे हैं, अच्छा आपको जानकारी नहीं, आप में से कितने लोगों ने 9D मूवीज देखी है, आर्टिफिशियल रियलिटी, वो जो आजकल मॉल्स में करते हैं, वो आपको कैमरा पहना के आपको ऐसे लगता है जैसे आप एक पतली सी वॉल पे चल रहे हैं। आपने देखा ये सब? हैव यू डन इट? हाँ ठीक। आप भूत की हवेली में घुस रहे हैं, जो भी कुछ है वो सब एमिगडाला एक्टिवेट करने वाली चीजें हैं। जहां भी आपको डर लगा, एमिगडाला एक्टिवेट, आपको सेफगार्ड करने के लिए तुरंत। तो क्या होगा, तो क्या किया गया, जो मेडिटेटर्स थे और नॉन मेडिटेटर्स थे, इन दोनों को ऐसी पिक्चर दिखाई गई कि एकदम से कुत्ते दौड़ रहे हो आपके पीछे, खतरनाक। तो क्या होगा, और उनका एमआरआई में उन लोगों को रखा गया। ठीक है। एमआरआई इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो एमआरआई में रखा गया। तो क्या हुआ, अचानक एमिगडाला में पल्पेशन दिखने लगा लोगों के, स्वाभाविक था। और इवन जो मेडिटेटर्स थे, अब यहां जो कह रहे हो गौर से सुनिएगा, इवन जो मेडिटेटर्स थे उनमें भी एमिगडाला पल्पेशन शुरू हो गया। एमिगडाला एक्टिवेट हुआ और वीएमपीएफसी एक्टिवेट नहीं हुआ। वीएमपीएफसी में एक्टिविटी कम दिखने लगी, एमिगडाला में एक्टिविटी ज्यादा दिखने लगी। एमआरआई में समझ में आने लगा, और एमिगडाला ने डोमिनेट कर दिया वीएमपीएफसी को। ठीक। यहां तक सब क्लियर है। पर अब यहां से चीजें अलग हो गई। जो लोग नॉन मेडिटेटर्स थे वो घबरा गए, चिल्लाने लगे, कुछ सोच नहीं पाए, पसीने पसीने होने लगे, उनका हार्ट बीट बढ़ गया। ये सब होने लगा उनको कुछ समय बाद, ऐसे ऐसे करने लगे। पर जो मेडिटेटर्स थे उनके ब्रेन में देखा गया कुछ ही सेकंड बाद पल्पेशन वीएमपीएफसी में बढ़ने लगा
और एमिगडाला कम होने लगा। इसी को कहते हैं रेजिलियंस, बाउंस बैक। मेडिटेटर्स बाउंस बैक कर गए। एकदम से जीवन में दुर्घटना आई, कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया, आम व्यक्ति का भी एमिगडाला एक्टिवेट होगा और मेडिटेटर का भी एमिगडाला एक्टिवेट होगा, स्वाभाविक रूप से होगा। एक एक्सीडेंट हुआ, शेयर मार्केट में लॉस हो गया, अभी एलआईसी के शेयर गिर पड़े, ठीक, और तो दोनों का एमिगडाला, किसी भी तरह का खतरा, दोनों का एमिगडाला एक्टिवेट होगा। पर अंतर क्या होगा? इस व्यक्ति को उभरने में साल, महीने, सप्ताह, दिन लग सकते हैं। वीएमपीएफसी एक्टिवेट हो जाएगा मेडिटेटर का, वो जल्दी उभरेगा, बाउंस बैक जल्दी करेगा। अब दिमाग में जो हमने आपको पल्पेशन बताया, थॉट में क्या अंतर आता है हम बताते हैं। जैसे ही थॉट आया, यार मेरा 50,000 रुपए शेयर मार्केट में डूब गया, आज के आज ही दोनों का एमिगडाला एक्टिवेट हुआ। पर मेडिटेटर थोड़ी देर बाद सोचेंगे, फाइन, ऐसा हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूं, नाउ व्हाट आर द थिंग्स इन माय हैंड, और फिर वो संभल के दे विल टेक डिसीजन कि अब उनके हाथ में क्या कंट्रोल, वो क्या कर सकते हैं, व्हाट इज देयर इन देयर हैंड नाउ, फाइन। सो दिस इज हाउ, दिस इज द अनदर इंपैक्ट। आपका रेजिलियंस बढ़ेगा अगर आप रेगुलर मेडिटेट करें। मेक सेंस? नाउ फिफ्थ पॉइंट, मेडिटेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन योर कंसंट्रेशन। आपके कंसंट्रेशन पे भी असर पड़ेगा मेडिटेशन का। कैसे असर पड़ेगा? क्या होता है कंसंट्रेशन और कैसे हम कंसंट्रेशन को लूज करते हैं? देयर इज समथिंग इन आवर ब्रेन कॉल्ड DMN, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, इसका क्या मतलब है? जब भी आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब भी दिमाग तो चल रहा होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, बिना कर्म किए तो तुम एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो कृष्ण किसकी बात कर रहे थे? इसी की बात कर रहे थे जिसको आज के वैज्ञानिकों ने नाम दिया DMN, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। आज वैज्ञानिक समझ गए हैं कि ऐसा कभी नहीं होता कि आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हो। जब आप कुछ कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते तो DMN एक्टिवेट हो जाता है ब्रेन का। इट इज कॉल्ड डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। इसका मतलब जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक, तो ये आपके दिमाग को कहीं और ले जाता है। इसी को हम कहते हैं मन भटकना चालू करता है। जैसे आप ध्यान लगाने बैठ रहे हैं, अब आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं कुछ ना करूं कुछ पल के लिए, तो ये भी विचार आएगा, वो भी विचार आएगा, ये भी आएगा, वो भी आएगा। ये सब क्या है? DMN। मन भटकता है, इसको साइंटिफिक भाषा में क्या कहेंगे? आगे से आप क्या यूज कीजिए, सर मेरा DMN बड़ा एक्टिवेटेड है, मेरा DMN इज वेरी मच एक्टिवेटेड, अगर आप वैज्ञानिक भाषा में बोल रहे हैं, ठीक है। सो ये आपको मोमेंट में नहीं रहने देता। आप शांत होना चाहें तो ये होने नहीं देगा। ये एकदम से जो खालीपन आपने क्रिएट किया उसमें कुछ फुट कर लेगा। इसी को कहते हैं मन भटकता है, ठीक है। सो इट कीप्स योर ब्रेन एक्टिव व्हेनेवर यू आर डूइंग नथिंग। एक्टिवेट कैसे करेगा? ये कोई चिंता की बात डाल देगा, इस पे चिंता कर लो, अब कुछ काम नहीं है तो ये प्लानिंग कर लो, अच्छा कुछ काम नहीं है तो ये फैंटेसाइज कर लो, अच्छा कुछ काम नहीं है तो रिग्रेट करो किसी चीज पे, दुखी, कुछ भी लाके रख देगा आपके सामने और दिमाग एंगेज हो जाएगा, ठीक है। और DMN की खास बात ये होती है, दिमाग को हमेशा पास्ट एंड फ्यूचर में रखता है, क्योंकि अगर प्रेजेंट में रखेगा तो दिमाग शांत हो जाएगा, खाली रहेगा। आप प्रेजेंट में दिमाग को खाली रखना चाहते हैं ना, पर वो क्या करेगा? पास्ट से कुछ लाएगा, फ्यूचर से कुछ लाएगा और आपको एंगेज कर देगा, ठीक है। इट विल नॉट लेट यू बी हियर एंड नाउ, ठीक, ये DMN करता है। वैज्ञानिकों ने ये चेक किया है कि जो मेडिटेटर्स होते हैं उनका DMN स्लो होने लगता है। मेडिटेटर्स के ब्रेन की जब स्कैनिंग की गई तो उनका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क स्लो पाया गया बाकी लोगों की तुलना में। इसमें भी DMN स्ट्रगल तो करता है, पर फिर भी वो मेडिटेशन की धीरे धीरे आदत ऐसी होती है कि दिमाग खाली भी रहता है बहुत समय तक, सिंगल फोकस भी रहता है, पर वो चार चार चीजें नहीं आती क्योंकि DMN डल होने लगा है। तो ये मेडिटेशन का एक अगला बेनिफिट है कि हमारा जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है दैट बिकम्स स्लो। मेक सेंस? इसके अतिरिक्त मेडिटेशन के कुछ और बेनिफिट है। मेडिटेशन हमारे हार्मोन्स पे असर डालना शुरू करता है। हमारे हार्मोन जो हैप्पीनेस हार्मोन है, सेरोटोनिन,
ये बढ़ने लगता है। जो मेडिटेट करते हैं ज्यादा, उनके मूड स्विंग्स नहीं होंगे। आप में से कितने लोगों के अक्सर मूड स्विंग होते हैं? 15 दिन आप बहुत अच्छे रहेंगे, फिर बीच में 2 दिन आपको जल्दी जल्दी गुस्सा आएगा, फिर 15 दिन आप बिल्कुल शांत रहेंगे, फिर कभी मूड स्विंग हो जाएगा। कितने लोगों के साथ होता है? ठीक। जब आप रेगुलर मेडिटेट करेंगे तो आपके मूड स्विंग्स नहीं होंगे। आपकी एपिटीट बैलेंस रहेगी, कभी बहुत भूख लगेगी, कभी कम भूख लगेगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक। मसल पुल आपके कम होंगे, ये सब इस हार्मोन से कनेक्टेड है, सेरोटोनिन से। ठीक। ब्लड क्लॉटिंग आपकी कम होगी, वुंड हीलिंग जल्दी होगी, ये सब इस हार्मोन से कनेक्टेड है, और साइंस ये प्रूव कर चुका है कि यह हार्मोन मेडिटेशन करने से बढ़ता है। ठीक। सेरोटोनिन। दूसरा हार्मोन इज मेलाटोनिन, ये भी मेडिटेशन से बढ़ता है। तो मेलाटोनिन जिम्मेदार है हमारी गहरी स्लीप के लिए। अगर आपके अंदर मेलाटोनिन बढ़ता है तो आप गहरे सोते हैं। ये पीनियल ग्लैंड इसको प्रोड्यूस करती है, जो सीट ऑफ सोल भी मानी जाती है। सो इसीलिए जो लोग मेडिटेट करते हैं उनकी नींद गहरी होती है। फाइन। अगला बेनिफिट DHEA, ये अगला हार्मोन है। ठीक है। DHEA इज इट इज कॉल्ड डिहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरोन। डिहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरोन। ये जो DHEA है, ये इम्यूनिटी एनहांसिंग हार्मोन है। ठीक। ये एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। जिन लोगों में DHEA ज्यादा होता है, जो मेडिटेशन इसको बढ़ाता है, वो यंग दिखते हैं, उनकी झुर्रियां कम आती हैं स्किन पे, उनके चेहरे पे ग्लो रहता है, वाइटैलिटी रहती है, यूथफुलनेस रहता है, डायबिटीज कम होती है, और कैंसर की संभावनाएं भी कम होती हैं। उनकी क्रोनोलॉजिकल एज और उनकी बायोलॉजिकल एज में आपको अंतर दिखेगा। वो जो दिखते हैं उतनी उम्र उनकी होती नहीं है, वो यंगर दिखते हैं। तो ये सब चीजें आप देखेंगे कि मेडिटेशन से बढ़ता है। दिस इज अनदर बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन। नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन इज, ये तो हमने आपको आपकी उम्र के मूड स्विंग्स पे मेडिटेशन के असर, आज हम जो बोल रहे हैं सब रिसर्च बेस्ड ही आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज समथिंग इज कॉल्ड, हम पहले इस पे बात कर चुके हैं, पर प्रसंगवश थोड़ी सी इस पे बात और करेंगे। अब कैसे मेडिटेशन हमें स्टेबल माइंड देता है, स्थित प्रज्ञ। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा स्थित प्रज्ञ। पीसफुल माइंड तो देता ही, हम पढ़ा है, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड भी देता है। मॉड्यूलर व्यू ऑफ ब्रेन थ्योरी ने इस बात को प्रूव किया है कि मेडिटेशन हमें स्थित प्रज्ञ बनाता है। थोड़ा सा हम समझ लें इसका क्या मतलब है। देखिए, ये थ्योरी ये कहती है, ये लेटेस्ट थ्योरीज में से है, कि हमारा दिमाग में जैसे मंत्रालय नहीं होते सरकार के, हम कह रहे हैं देश कौन चला रहा है? सरकार। सरकार क्या है? मंत्रालय। मंत्रालय कौन से? 7 मंत्रालय। तो मॉड्यूलर ब्रेन कहता है 7 मंत्रालय है, यही हमारा पूरा अस्तित्व है। जैसे हमारा ब्रेन कैसे डिवाइडेड है, पहले को बोलते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन मॉड्यूल। कोई आप डरावनी मूवी देखें तो अपने आप वो मंत्रालय एक्टिवेट हो जाएगा कि भाई, और डरने लगेंगे आप, तो अचानक आपके ब्रेन का वो पार्ट एक्टिवेट होगा जो आपको डर से बचाता है। ठीक। मेट अट्रैक्शन मॉड्यूल, मेट अट्रैक्शन मॉड्यूल। ठीक। आप कहीं इंटरव्यू देने गए, 4 अपोजिट जेंडर के लोग हैं, तो आप थोड़ा और कॉन्फिडेंट खुद को प्रेजेंट करेंगे और बेहतर प्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मेट को अट्रैक्ट करना है। अपोजिट जेंडर आपके व्यवहार को कई बार बदल देता है। ये मेल में ज्यादा पाया जाता है फीमेल की तुलना में, ये भी रिसर्च ने बताया है। ठीक। सो मेट अट्रैक्शन मॉड्यूल एक्टिवेट जल्दी हो जाता है मेल का। ठीक है। तीसरा इज एफिलिएशन मॉड्यूल। आप एक रोमांटिक मूवी देख रहे हैं तो आपको अपने पार्टनर पे प्रेम आने लगेगा। ठीक। ये अपने आप वो मॉड्यूल आपका एक्टिवेट होने लगेगा। मेट रिटेंशन मॉड्यूल, अब जैसे ही आप जिसको प्रेम करते हैं, आपने उसकी पिक्चर किसी और के साथ देखी, आपके अंदर एकदम से जेलेसी आई। क्यों आई जेलेसी? ये मेट रिटेंशन, मेरा मेट मुझसे दूर ना जाए, मेट रिटेंशन मॉड्यूल एक्टिवेट हो गया, फिर आप इरेशनल बिहेव करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज स्किन केयर मॉड्यूल। किसी ने मेरे बच्चे की आलोचना करी तो मुझे एकदम से गुस्सा आया, मेरे बच्चे को ऐसे कैसे बोल दिया। क्यों? स्किन केयर मॉड्यूल एक्टिवेट हो गया मेरा एकदम से। ठीक है। तब आप देख रहे हैं मैं कंट्रोल नहीं रहा, एम में एकदम से एमिगडाला एक्टिवेट हो जा रहा है, वो मॉड्यूल एक्टिवेट हो रहा है। ठीक।
फिर स्टेटस मॉड्यूल, मंच पे मुझे उतना सम्मान नहीं दिया तो अचानक मेरा स्टेटस मॉड्यूल एक्टिवेट हो गया, मुझसे ढंग से बात नहीं की, मुझे तवज्जो नहीं दी जितनी देनी चाहिए। डिसीज अवॉइडेंस मॉड्यूल, जो अभी कोरोना ने पूरी दुनिया का डिसीज अवॉइडेंस मॉड्यूल, लोग एक दूसरे का झूठा पानी नहीं पी रहे थे, बार बार हाथ धो रहे, ये मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाते हैं। सो कोई भी सिचुएशन आती है, सिचुएशन ना भी हो, कोई विचार आया, कोई याद आई, कोई परिस्थिति आई, अचानक एक मॉड्यूल एक्टिवेट होता है। अन्यथा ये जो सातों मॉड्यूल हमारे दिमाग में है, ये हमारा अटेंशन सीख करना चाहते हैं कि मुझे अटेंशन दो, मुझे अटेंशन दो, ठीक। पर जैसे कोई परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति के अनुरूप अपने आप एक मॉड्यूल एक्टिवेट होता है और वो काम करना शुरू कर देता है। कई बार उसी से इमोशनल हाईजैक भी होता है, जलन आ जाती है, और जलन में हम क्या बोल रहे हैं हमें ही नहीं पता, ठीक है, क्लियर है। सो ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है, अब कौन सा मॉड्यूल एक्टिवेट होगा या हम किन चीजों पे ध्यान देंगे, ये कैसे पता पड़ेगा? तो देखिए, हमारा जो ब्रेन है, ये इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बताती है, जब से हम जानवर से इंसान बने हैं, ब्रेन ऐसा डिजाइन किया गया दोस्तों कि जो चीजें हमारे लिए जरूरी होंगी अपने आप उस पर फोकस चला जाएगा, जो चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं होंगी उस पर फोकस नहीं जाएगा। ऐसे बाय डिफॉल्ट हमारा ब्रेन बना हुआ है, क्योंकि जरूरी था ना। अगर जंगल में जरूरी चीजों पे फोकस नहीं जाएगा तो क्या होगा? अपने आप मारे जाएंगे। इसीलिए हर चीज जो जरूरी है आपके लिए, दिमाग अपने आप उस पर फोकस कर ले। क्लियर है यहां तक? पर पॉइंट यह है कि कौन सी चीज जरूरी है। अब जैसे मेट रिटेंशन, बच्चे, किन केयर, एक जरूरी चीज है, दिमाग अपने आप फोकस कर लेता है। पर कौन सी चीज जरूरी है, ये हमारे ब्रेन को पता कैसे लगता है? हमारे ब्रेन को कैसे पता कि हमारे लिए जरूरी क्या है? थिंक, क्या आंसर हो सकता है इस बात का? सोचिए, हाउ डज योर ब्रेन नो कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी? वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बताया, बाय असाइनिंग देम फीलिंग्स। फीलिंग्स के आधार पे ब्रेन को पता पड़ता है, अच्छा ये चीज ज्यादा जरूरी है इस इंसान को। जिस भी चीज के लिए आपके अंदर ज्यादा फीलिंग्स आएंगी, आप किसी से नफरत करते हो, ब्रेन उस पर फोकस करेगा, ठीक। आप किसी जाति, धर्म, देश, लिंग, वर्ण, किसी को भी नापसंद कीजिए, अपने आप उस पर फोकस करेंगे। फेसबुक पे स्क्रॉल करेंगे, वही आपको दिखने लगेगा बार बार। क्यों? फीलिंग्स। आपका दिमाग अपने आप आपका अटेंशन उसके तरफ खींच के लेके जाएगा। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोर फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, मोर इट मैटर्स मोर, बस दिमाग की सीधी परिभाषा है। इसीलिए याद रखिए, अगर नेगेटिव चीजों पे आप ज्यादा देर बात करते हैं, आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं कि नेगेटिव सोचे। जिस भी चीज में आप ज्यादा, आप लोगों की बुराइयां ज्यादा कर रहे हैं बैठ के, और बुराइयां आपको, लोगों की आलोचना करने की, तो वो फीलिंग जो आपके अंदर आ रही है बार बार, वो आपके नेचर को वैसे ही बना देगी। तो क्या होगा फिर? डिफॉल्ट मोड नेटवर्क क्या करेगा? जैसे ही आप खाली होंगे, एक आलोचना डाल देगा, अरे खाली कैसे बैठे हो, उसकी बुराई के बारे में सोचो। अरे खाली कैसे बैठे हो, उसने तुम्हारे साथ बुरा किया, उस पर सोचो। अरे खाली कैसे बैठे हो, जो जो जिस जिस चीजों में आपकी फीलिंग्स है, डिफॉल्ट नोड मैटर उस नेटवर्क उसमें चीजें डालता है। ऐसे हमारा ब्रेन काम करता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क डेटा लेता है आपकी फीलिंग्स से, ठीक। और आप फिर क्या करेंगे? जब वो फीलिंग आएगी, आप और स्ट्रॉन्ग फील करने लगेंगे उस बारे में, और फिर एक मॉड्यूल एकदम से सक्रिय हो जाएगा। कौन सा मॉड्यूल? हमने बता दिया, उस सातों में से कोई सा भी, और अचानक आपका इमोशनल हाईजैक हो जाएगा। क्लियर? तो जैसे हमने बताया, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस चीजों के लिए आपके मन में फीलिंग नहीं है, वो आपको दिखेगी भी नहीं। फिर आप, हम वो बता चुके हैं, युवा लोग जब पार्क में जाते हैं, हमने युवाओं से पूछा, वो नोटिस ही नहीं करते कि बुजुर्ग लोग भी पार्क में हैं। हम उनसे पूछे युवाओं से, एक ब्लू कलर के कुर्ते में बुजुर्ग बैठे थे, तुमने देखा? आप उनके हम उम्र अगर अपोजिट जेंडर में उनसे पूछो तो बता देंगे, हाँ उस कोने में था या थी। पर जब आप होंडा सिटी कार खरीदते हैं तो सड़क पे आपको ज्यादा होंडा सिटी दिखने लगती है। कारण, अपने आप आपका दिमाग, क्योंकि अब आप उस होंडा सिटी के लिए आपके मन में फीलिंग्स आ गई है, अब अपने आप उस तरह की चीजें आपका दिमाग नोटिस कराना चालू कर देगा, ठीक। सो ब्रेन इज डिजाइंड टू पे अटेंशन टू द थिंग्स जिसके लिए आपके मन में फीलिंग्स है। अब यहां मेडिटेशन कहां इंपॉर्टेंट है? अब जब आप मेडिटेशन करते हैं तो एक्चुअली दुनिया को देखने का आपका तरीका बदल जाता है। आप दुनिया को कम अटैचमेंट से देखते हैं, आपका अटैचमेंट लिमिटेड होता है, आप साक्षी भाव डेवलप करते हैं। तो उससे क्या फायदा होता है?
जैसे ही चित्त शुद्धि होती है, आप एक अलग तरीके से दुनिया को देखते हैं, शांत भाव से, साक्षी भाव से देखते हैं, तो फीलिंग्स कम होना चालू हो जाती है, भावनात्मक स्थिरता आने लगती है आपके अंदर। कुछ अच्छा हुआ तो आप संभाव रहते हैं, कुछ बुरा हुआ तो आप संभाव रहते हैं। जब आप मेडिटेशन सीखते हैं तो रेगुलेटेड फीलिंग आती है। तो अब क्या होता है, ब्रेन को ये मैसेज जाता है, ये चीज इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज उतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब क्या होने लगा, फीलिंग नीचे होने लगी है। इससे डिफॉल्ट मैड नो मोड नेटवर्क उसको ढूंढता नहीं है। इससे जब आप खाली होते हैं तो आपका दिमाग आपको ट्रिगर नहीं करता। अब वो फीलिंग्स हमें ट्रिगर नहीं कर पाती, क्योंकि धीरे धीरे वो फीलिंग्स पे हमने रिएक्ट करना कम कर दिया है। अब बॉडी को ये मैसेज, ब्रेन को ये मैसेज जा चुका है, ये चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ब्रेन केवल फीलिंग्स की भाषा समझता है। लो फीलिंग लो इंपॉर्टेंस। तो फिर ब्रेन को धीरे धीरे आदि शंकराचार्य का अगर ब्रेन मैपिंग करेंगे तो उनमें सब में फीलिंग जीरो, नो फीलिंग्स, कनेक्टेड टू ऑल, अटैच्ड विद नथिंग। इसीलिए फिर कोई चीज उन्हें ट्रिगर नहीं करती, बिल्कुल शांत रहेंगे, कोई इमोशनल हाईजैक नहीं हो सकता। फिर तो मॉड्यूल एक्टिवेट नहीं होगा, इमोशनल हाईजैक नहीं होगा, इमोशनल स्थिरता बनी रहेगी। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा, स्थित प्रज्ञ बने रहेंगे हम। इसी को स्थित प्रज्ञ होना कहते हैं। मेक सेंस? फाइन। सो ये भी मेडिटेशन का इफेक्ट है। एक और मेडिटेशन का जो इफेक्ट है, ये सेल्फ कंट्रोल करने में भी बड़ा मदद करता है। सेल्फ कंट्रोल, जो लोग खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते उनको भी मेडिटेशन मदद करता है। एक थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, पढ़ी होगी जिन्होंने एमबीए किया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या साइकोलॉजी में भी पढ़ी होगी। एक चूहा था, चूहे के सामने एक बार लगा दिया, बार मतलब एक ऐसा लीवर जिसको दबाओगे, तो जब लीवर दबाएगा तो एक खाने का टुकड़ा आ जाएगा। तो बाय चांस पहली बार चूहे ने लीवर दबाया, खाना आ गया। दूसरी बार दबाया, बाय चांस खाना आ गया। तीसरी बार, ऐसे 10 15 20 बार के बाद अब चूहे को पता पड़ गया लीवर दबाएंगे तो खाना आएगा। तो अब चूहा जानबूझ के लीवर दबाने लगा। देखो सीख गया वो, उसे पता पड़ गया लीवर दबाने से खाना आता है। ठीक, इसको कहते हैं लर्निंग हो गई, कि कुछ करने से कुछ होगा। ठीक है, हम गलत काम करेंगे, पापा चाटा मारेंगे। एक बार चाटा खाया, आप समझ में आ गया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। बच्चों पर हाथ उठाने को हम कंडेम करते हैं, वी डोंट एडवोकेट इट। ठीक, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो अब आप इसको खत्म करना चाहते हैं तो क्या करें? चूहा लीवर दबाए और खाना ना आए, चूहा लीवर फिर दबाए, खाना ना आए, तो ऐसे 10 15 बार क्या होगा, फिर चूहा लीवर दबाना बंद कर देगा। ये तो आपको क्लियर है। इसी तरह से हमारा दिमाग काम करता है। जैसे मुझे आइसक्रीम खाने का मन है, बहुत क्रेविंग हो रही है, लालसा हो रही है, मैं तुरंत गया और आइसक्रीम खा लूं, नो सेल्फ कंट्रोल। सिगरेट पीने का मन है, गया और सिगरेट पी ली। कुछ भी मन है, मन हुआ और किया, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मन हुआ और किया, नो सेल्फ कंट्रोल इन बिटवीन। ठीक, क्रेविंग हुई और एक्शन किया, तो मेरा सेल्फ कंट्रोल नहीं है इसका मतलब। पर जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है, हम इस लालसा और इस क्रेविंग को भी दूर से देखते हैं कि देखो मुझे भूख लग रही है, इस सेंटेंस को मैं कैसे बदलूंगा? देखो, इस शरीर के टेस्ट बर्ड सक्रिय हो रहे हैं, साक्षी भाव, हम एक अलग नजरिए से देख सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे आप उस भूख को फील करना खत्म कर देते हैं। जैसे कोई पेन हो रहा है, कोई दुख रहा है, तो साक्षी भाव से कभी उस पेन को देखिए। आप ये मत सोचिए मुझे दुख रहा है, आप ये सोचिए कि एक सेंसेशन है, जैसे कोई दूसरा सेंसेशन आता है, ऐसे ही एक सेंसेशन है पेन। आप ये करके देखिए, हमने किया है, हम अनुभव से बता रहे हैं। नीम की पत्ती को आप चबाइए तो एकदम से आपको ऐसा लगेगा। अब ऐसा कीजिए, दिमाग को प्रोग्राम कीजिए, ये बोलिए ये एक टेस्ट है, मुझे इसमें रस नहीं लेना है, इट इज अनादर टेस्ट। लेट मी नॉट टर्म लेबल ना करूं, टेस्टी लेस टेस्टी, मीठा खट्टा स्वादिष्ट, ये नहीं, डिफरेंट टेस्ट, इट इज अ टेस्ट। जब बस इस साक्षी भाव से उसे खाएंगे, आपको कड़वी नहीं लगेगी। करके देखिए, जब हम साक्षी भाव से खाते हैं तो हम 20 खा जाते हैं और बिल्कुल कड़वी नहीं लगती, बिल्कुल नॉर्मल लगती। करके देखिए, यू कैन प्रोग्राम। मेडिटेशन साक्षी भाव बनाता है। यू जस्ट ऑब्जर्व द टेस्ट, डोंट लेबल इट, गुड बैड में लेबल ना करें। और धीरे धीरे फिर ये किसी के साथ कर सकते हैं आप, पेन, एंगर, हेट्रेट, जस्ट ऑब्जर्व करें। भूख, लस्ट, क्रेविंग, जैसे अर्जुन ने बोला पश्चेताम, रथ ले चलो मैं जाके देखूं कौन लड़ने आया है, जस्ट ऑब्जर्व।
तो आप देखेंगे अपने आप वो क्रेविंग कम होने लगेगी, गुस्सा कम होने लगेगा। अर्जुन भी कहां लड़ पाया जब उसने देखा। और धीरे धीरे जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप धीरे धीरे उस क्रेविंग के ओरिजिन तक पहुंचते हैं। आप देखते हैं उस सेंसेशन को, आप ऑब्जर्व कर पाते हैं और आप उसको सही पर्सपेक्टिव दे पाते हैं। इससे धीरे धीरे वो अर्ज फीलिंग कमजोर होने लगती है। इसको बोलते हैं अर्ज सर्फिंग। जैसे आप समुद्र में डूबते नहीं है, समुद्र की लहरों पे कैसे हम सर्फिंग करते हैं बिना डूबे, बस ऐसे ही हम अपनी लालसाओं पे सर्फिंग करेंगे बिना उन लालसाओं में डूबे। इसी को मेडिटेशन कहते हैं। अर्ज सर्फिंग होता है मेडिटेशन। सो आप अपनी अर्जेस पे सर्फ करते, यू डोंट एक्ट ऑन योर फीलिंग्स। फाइन, ये बिल्कुल वैसा है, अगर आप बिल्ली को खाना खिलाना बंद कर दोगे तो बिल्ली आपके घर आना बंद कर देगी। ठीक, इफ यू डोंट फीड द कैट, कैट विल स्टॉप कमिंग टू योर होम अगेन। सिंपली लाइक दिस, मेक सेंस? परफेक्ट। नाउ लास्ट वन, स्वामी राम हुए हैं, उन पर कई एक्सपेरिमेंट विदेशों में किए गए, जो एक्सपेरिमेंट आपको जानने चाहिए। स्वामी राम एक महान मेडिटेटर हुए। 1970 के दशक में वो अमेरिका गए और अमेरिका जाने के बाद उन पर किस प्रकार के मेडिटेशन और एक्सपेरिमेंट किए गए, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम थोड़ा आपको बताना चाहते हैं। स्वामी राम जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, स्वामी राम, इन्होंने ये कहा कि मैं अपने दोनों हाथ पे, जो बड़ी सी पिक्चर आपको बीच में दिख रही है उस पिक्चर पे फोकस कीजिए, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इमेज। उन्होंने ये कहा कि मैं अपने हाथ पर इस जगह और इस जगह का टेम्परेचर अलग अलग कर सकता हूं। कैन यू इमेजिन दिस? जस्ट बाय डूइंग मेडिटेशन उन्होंने अपने हाथ के अलग अलग दो हिस्सों के टेम्परेचर, ये पॉइंट W एंड पॉइंट C, इसके टेम्परेचर में आप देख सकते हैं करीबन 11 डिग्री फ़ारेनहीट का डिफरेंस क्रिएट कर दिया। बॉडी टेम्परेचर बढ़ाना तो सरल होगा, एक ही जगह इतने से सेंटीमीटर में बॉडी के टेम्परेचर को 11 डिग्री फ़ारेनहीट बदल के दिखा दिया। और उन्होंने ये बताया कि कैसे वॉलंटरली कंट्रोल मैं कर सकता हूं अपने ब्लड फ्लो को। जहां चाहूं मैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा सकता हूं, जहां चाहे कम कर सकता हूं। एंड ही हैज प्रूवन इट। स्वामी राम ने, स्वामी राम ने मेडिटेशन से, ये सब रिसर्च पेपर्स हैं, इतना कंट्रोल अपने शरीर पे हो जाता है, जहां चाहे आप ब्लड बढ़ा सकते हैं। स्वामी राम ने यह तक कहा कि मैं अपने वाइट ब्लड सेल्स को मार सकता हूं, और स्वामी राम ने उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया। उन्होंने बताया कि अब आप इस उंगली से ब्लड लीजिए, यहां व्हाइट ब्लड सेल आपको कम मिलेंगे, इस उंगली से लीजिए ज्यादा मिलेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, वो किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल को आंख बंद करके खत्म कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इस कदर कंट्रोल ऑन सेल्फ मेडिटेशन देता है। ये सब डॉक्टर्स ने कंप्यूटर से, पूरी टेक्नोलॉजी से चेक किए। तो उन्होंने क्या किया, जब इस उंगली से निकाला गया ब्लड और इस उंगली से, तो इधर व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा थे, इधर कम थे, उन्होंने मार दिए अपने मेडिटेशन से। लोगों ने पूछा कैसे करा उन्होंने, तो जो स्वामी राम ने कहा वो समझने लायक है। स्वामी राम ने यह कहा कि जो हमारी फिजिकल बॉडी होती है, बिल्कुल ऐसी ही एस्ट्रल बॉडी होती है। ठीक, एस्ट्रल बॉडी को हम पढ़ चुके हैं वेदांता सीरीज में और पहले भी गीता सीरीज में। इसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर और यह है स्थूल शरीर। तो उन्होंने कहा कि जो स्थूल शरीर है केवल सूक्ष्म शरीर की ही परछाई है। जैसे दिमाग में बॉडी एक इमेज बनती है, फिर उसको, उस बिल्डिंग को बना दिया जाता है, तो जो ब्लूप्रिंट होता है उस बिल्डिंग का, बिल्कुल वैसा ही तो फिजिकल बिल्डिंग होती है। जैसे आपकी कंप्यूटर में एक प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग कहां दिखती है? सॉफ्टवेयर दिखता है। आप जरा सी प्रोग्रामिंग चेंज कीजिए, सॉफ्टवेयर बदल जाएगा। बड़ी बड़ी मशीनें कैसी चलती है आजकल लेटेस्ट, वो प्रोग्रामिंग से चलती हैं। आप प्रोग्राम में एक एंटर इधर की जगह उधर कर दीजिए, मशीन काम करना बदल जाएगी। बस ये जो सॉफ्टवेयर है, इसी को सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। हम बता रहे हैं 1970 के दशक की बात बता रहे हैं, ठीक, तो बहुत पुरानी नहीं बता रहे हैं। जब
तो इसमें जब आपकी जो सटल बॉडी होती है, सटल बॉडी में आप थोड़ा सा चेंज करें तो चेंज आपको फिजिकल बॉडी में दिखने लगता है। तो स्वामी राम ने कहा कि मैंने मेरी जो सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, वो भी बिल्कुल एज इट इज होता है, उसमें मैंने यहां से एनर्जी विड्रॉ कर दी, तो यहां फिजिकल बॉडी में एनर्जी खत्म हो गई। और स्वामी राम ने आगे कहा कि बस ऐसे ही तो मृत्यु होती है, मैं एनर्जी पूरे शरीर से विड्रॉ कर दूं, पूरा शरीर मृत प्राय है। स्वामी राम ने अपने हृदय की धड़कने तक रोक के बता दिया डॉक्टर्स को कि एनी टाइम मैं यहां से एनर्जी विड्रॉ करके अपनी धड़कने रोक सकता हूं। टू दैट एक्सटेंट ही कंटिन्यूड द एक्सपेरिमेंट। उन्होंने यह भी बताया एक्सपेरिमेंट में कि शरीर के किसी भी हिस्से पे उन्होंने एक सिस्ट डेवलप कर लिया, ट्यूमर। ये सब रिसर्च पेपर में पब्लिश्ड है दोस्तों, हम मन से एक भी शब्द नहीं बोल रहे। ये सब अमेरिका के बड़े बड़े डॉक्टर्स के सामने किए हुए एक्सपेरिमेंट्स हैं। ठीक, उन्होंने अपनी इच्छा से बॉडी के एक हिस्से पे सिस्ट बनाया और अपनी इच्छा से उस सिस्ट को डिसॉल्व कर दिया, ट्यूमर। ही कुड मेक ट्यूमर एट हिज विल एंड डिसॉल्व ट्यूमर एट हिज विल। केवल सूक्ष्म शरीर में चेंज करो, फिजिकल शरीर में दिखने लगे। अब आप सोचिए, ये जो योगी हैं, जो मेडिटेटर्स हैं, ये किस लेवल ऑफ साइंस ऑफ मेडिटेशन पे पहुंच चुके हैं। उन्होंने तब एक्सट्रीम एग्जाम्पल दिया जब उन्होंने ये कहा कि मैं बिना छुए किसी ऑब्जेक्ट को हिला सकता हूं। कैन यू इमेजिन दिस? उनके 5 फीट दूर एक निडल, जो आपको ये बड़े स्क्रीन पे दिख रही है, ये निडल, 2 निडल को एक के ऊपर एक ऐसे क्रॉस करके रख दिया गया और 5 फीट दूर स्वामी राम को बिठा दिया गया। पूरे शरीर पे उनके शॉल लपेट दी गई, उनके मुंह पे ये मास्क लगा दिया गया, देख लीजिए, ताकि कहीं फूंक ना मार सके। पूरा मास्क की बिल्कुल जरा सी भी हवा क्रॉस। और आप मानेंगे, उन्होंने इस निडल को मूव करना चालू कर दिया केवल देखकर। जस्ट बाय लुकिंग एट इट, निडल स्टार्टेड मूविंग। उनसे पूछा आप कर कैसे रहे हैं ये? तो उन्होंने कहा कि हर ऑब्जेक्ट का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैंने मेरे मैग्नेटिक फील्ड को इनके मैग्नेटिक फील्ड से सिंक कर दिया और मैंने घुमाया तो वो घूम गया। आप जैसे 2 मैग्नेट होते हैं, कैसे, अगर आप अपोजिट, अगर आप सेम पोल्स को पास में लाओगे तो दूसरा मैग्नेट भागेगा। तो एक मैग्नेट कैसे वो निडल को डिस्टर्ब करने लगता है, तो उन्होंने अपनी मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपैंड कर दिया, सक्रिय कर दिया। ये सब संभव है जस्ट बाय मेडिटेशंस। इस हद तक योग सूत्र अपने विज्ञान में बढ़ा है और गया है। सो दोस्तों, जब हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स और योग सूत्र के अलग, योग सूत्र में होने वाले अलग अलग बेनिफिट्स के बारे में जाना, हमने ये भी आपको बताया कि कैसे वो अलग अलग तरह से स्वामी राम ये तक कर पाए कि उन्होंने दूसरों की मन की बात तक वो बता देते थे। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया, कोई व्यक्ति उनसे कुछ पूछने आया, स्वामी राम ने सारे उत्तर पहले से लिख के रखे तो उनको दे दिया, तुम यही पूछना चाहते हो। जब स्वामी राम 7 चक्र की बात कर रहे थे, तो 7 चक्रास में स्वामी राम से किसी विद्यार्थी ने पूछा कि ये चक्र हमें तो नहीं दिखते, तो स्वामी राम ने अपने विशेष एक चक्र पे सारी एनर्जी कंसंट्रेट करी और बोला, जरा पोलराइज कैमरे से फोटो खींचिए। पूरे पोलराइज कैमरे से जब फोटो खींचा गया तो इधर येलो कलर का एक लाइट का ब्राइट लाइट दिखना चालू हुई। सो एक जगह एनर्जी फोकस करके उन्होंने फिजिकल मैनिफेस्टेशन तक कर दिया उस चक्र का। ये सब भारत के मनीषियों ने करके दिखाया है इससे पहले कई बार। सो दोस्तों, हमने आज ये जाना कि किस तरह से मेडिसिन, किस तरह से मेडिटेशन इज बियॉन्ड मेडिसिन। अब हम एक क्विक रिकैप करेंगे, आज हमने क्या पढ़ा, उसके बाद एक छोटा सा मेडिटेशन करने का प्रयास करेंगे। हमने जाना कि मेडिटेशन हमारी ब्रेन वेव्स को कन्वर्ट कर सकता है, हमारी गामा बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स में कन्वर्ट करने की क्षमता मेडिटेशन में है। दूसरा हमने जाना शूमान रेजोनेंस,
7.8 पर सेकंड पे जब पूरी कायनात रेजोनेट, पूरी धरती रेजोनेट करती है, तो हम भी जब उस पे रहते हैं तो हम ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हो पाते हैं, बीमारियां कम होती हैं। ये दूसरा फायदा, और मेडिटेशन हमें उस रेजोनेंस पे ले जाता है। तीसरा, हमने देखा कि कैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी रेगुलेट कर पाता है मेडिटेशन। एमिगडाला इमोशनल हाईजैक को रोक पाता है मेडिटेशन। कैसे हमने ये भी देखा रेजिलियंस बढ़ती है मेडिटेशन से, क्योंकि कुछ समय बाद वीएमपीएफसी एक्टिवेट हो जाता है। हमने देखा डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को डल करके ये कंसंट्रेशन तक बढ़ा सकता है मेडिटेशन। हमने देखा हार्मोन्स तक भी, सेरोटोनिन कि हैप्पीनेस बढ़ाता है मेडिटेशन। मेलाटोनिन हमें डीप स्लीप में मदद करता है। DHEA बढ़ने से हमें यंग रखता है। हमने ये भी देखा मॉड्यूलर व्यू ऑफ ब्रेन में, हमने ये भी जाना कि कैसे वो स्थित प्रज्ञ बनने में मदद करता है, ताकि क्योंकि हम फीलिंग्स को बहुत न्यूट्रल होके देख पाते हैं। फिर हमने सेल्फ कंट्रोल पे भी इसका असर देखा मेडिटेशन का, कि हम साक्षी भाव से पेन, हंगर, लस्ट, क्रेविंग को देखते हैं, धीरे धीरे हम सेल्फ कंट्रोल कर पाते हैं। और फाइनली हमने स्वामी राम के भी कई मेडिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स देखे, जिससे हमने जाना कि मेडिटेशन अपनी पराकाष्ठा में कितना अधिक हमारे जीवन को बेहतर बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब हम एक बहुत छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, तो आप सब अपने आप को उस स्थिति में लाएं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और एक छोटा सा मेडिटेशन करने से पहले आपको, आज हम मेडिटेशन करेंगे भगवान शिव पर, ठीक। सो बिफोर वी गो फॉर दिस मेडिटेशन, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भगवान शिव की इस इमेज को गौर से देख लें। जस्ट सी दिस इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा, जस्ट सी। और पूरे भक्ति भाव से इस इमेज को देखिए, पूरे मन से, पूरे प्रेम से, पूरी शांति से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार फिर से हम इस इमेज को दिखा रहे हैं, और अब आप इस इमेज को देखने के बाद तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेंगे। इस इमेज को देखिए पूरे भक्ति भाव से, पूरे प्रेम से, और अपनी आंखें बंद करने के बाद कुछ भी करने का प्रयास न करें, केवल अपने आप को शिवमय बनाए रखें। जैसे हम एक कहेंगे, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। 3, 2, 1। बहुत अच्छा। अब अपने आप को पूरी तरह से इसी भाव में, भगवान शिव के प्रेम में लीन रहने दीजिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और एक गहरी सांस छोड़िए। एक सांस अंदर लीजिए, छोड़िए। और जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, हम पूरा अपना ध्यान भगवान शिव की आराधना में लगाएंगे। 3, भगवान शिव को अपनी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड में लाइए। 2, भगवान शिव के उस मनोहर रूप को अपने सामने लाइए। और हम जैसे कहेंगे 1, आप भगवान शिव को महसूस करेंगे। 1, मैं अपने मन से ऐसी भावना करता हूं कि हे पशुपति देव, संपूर्ण रत्नों से निर्मित इस सिंहासन पे आप विराजित हो जाए। ये स्तुति, हमारा हर शब्द आपकी चेतना में शिव की मानस पूजा बनता जाएगा। शिव को एक सुंदर सिंहासन पर विराजित कर दीजिए। अगर आपको कुछ दृश्य ना भी हो, अदृश्य में एक एस्ट्रल सिंहासन पे अपने आराध्य शिव को विराजित कर दें।
और आप जो भी अब सुने वो सब अपनी एस्ट्रल चेतना से अपने सामने होता हुआ महसूस कर। हिमालय के जल से हे प्रभु मैं आपको स्नान करवा रहा हूं। हे प्रभु, स्नान के उपरांत ये रत्न जड़ित दिव्य वस्त्र आपको पूरी श्रद्धा से अर्पित कर रहा हूं। चंदन का लेप मैं आपके अंगों पर लगा रहा हूं। हे प्रभु, मेरा रोम रोम आपकी भक्ति से सराबोर। जूही, चंपा, बेलपत्र आदि की पुष्पांजलि अब आपको अर्पित करता हूं। सभी प्रकार की सुगंधित धूप और दीपक इस मानसिक प्रकार से आपको अर्पित करता हूं। हे प्रभु, ये मेरे मानसिक अर्पण को ग्रहण करें। एक पात्र में खीर, दूध, दही और पंचामृत आपको अर्पित करता हूं। हे प्रभु, इस स्वच्छ और मृदुल किया हुआ पंचामृत अपने मानसिक भावों से आपको प्रस्तुत है। पूरी तरह से डूब जाइए इस भक्ति में। हे कल्याण करने वाले प्रभु, मेरी इस भावना को स्वीकार कर। हे भगवान, आपके ऊपर छत्र लगाकर चंवर और पंखा झल रहा। मेरा रोम रोम आपकी उपस्थिति में खिल रहा है। मेरा मन रूपी दर्पण, जिसमें आपका स्वरूप सुंदरतम व भव्य दिखाई दे, ये भी मानसिक रूप से प्रस्तुत है प्रभु। वीणा, मृदंग, दुंदुभी आदि की मधुर ध्वनियां आपकी प्रसन्नता के लिए प्रस्तुत कर रहा। मेरे शरीर का रोम रोम आपकी स्तुति का गायन कर रहे हैं प्रभु। मेरे शरीर का एक एक सेल आपको साष्टांग प्रणाम कर रहा है। मैं संकल्प रूप से अपने आप को आप पे अर्पित करता हूं। मेरी ये विभिन्न प्रकार की स्तुति को प्रभु स्वीकार करे। हे शिव शंकर, मेरी आत्मा आप है।
मेरी बुद्धि आपकी शक्ति है। मेरी बुद्धि ही पार्वती मां है। हे शंभो, आप ही मेरी आत्मा है। पार्वती मां ही मेरी शक्ति है। मेरे प्राण आपके गण हैं। मेरा ये पंच तत्वों का भौतिक शरीर आपका मंदिर है प्रभु। संपूर्ण भोग विषयों की रचना आपकी पूजा ही है प्रभु। मैं जब सोता हूं तो मेरा सोना आपकी ध्यान समाधि है प्रभु। हे शंभु, मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है। मेरी वाणी से निकला हर एक उच्चारण आपका स्तुति मंत्र है प्रभु। मैं जिन भी कर्मों को करता हूं प्रभु, वो आपके भक्त की आपके प्रति आराधना ही है प्रभु। हे महादेव, हे परमेश्वर, हे प्रभु, मैंने हाथ, पैर, वाणी, शरीर, कर्म, कर्ण, नेत्र अथवा मन से अभी तक जो भी अपराध किए हों प्रभु, मुझे क्षमा करें प्रभु, और अपनी शरण में ले प्रभु। अपनी शरण में ले प्रभु। हे करुणा के सागर, हे भोलेनाथ, मुझे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से तृप्त कर दे प्रभु। हे प्रभु, आपकी जय हो हे भोलेनाथ। और अब जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, सदाशिव की अनंत ऊर्जा से स्वयं के एक एक अंग के एक एक सेल को तृप्त होता हुआ महसूस कीजिए। 3, अपनी दोनों हाथ खोल के, दोनों पंजे खोल के, हाथों को पूरी तरह से, हाथों के पंजे खोलकर लेने को तैयार हो जाइए। 2, और हम जैसे एक कहें, परम शिव की अनंत ऊर्जा हमें सकारात्मकता से तृप्त कर देगी। 1, पूरी तरह से शिव में महसूस कीजिए, अपने शरीर के एक एक रोम में शिव ही आत्मा है, शिव ही परमात्मा है। सोहम सोहम सोहम, शिवोहम 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 शिवोहम। अब आप जब भी तैयार हो, धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं।